वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत डिस्टिंग्विश्ड और रिस्पेक्टेड गेस्ट हमारे साथ हैं आज, जनाब हामिद अंसारी साहब। देश को उन पर गर्व है। देश का प्रतिनिधित्व किया, बहुत विदेशों में, यूनाइटेड नेशंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति थे। इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस, बहुत लिखते रहे हैं। उनके कुछ ओपिनियंस पर कभी कभी गैर जरूरी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में किताब में भी लिखा है कि मुझ पे इल्जाम इतने लगाए गए, बेगुनाही के अंदाज जाते रहे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे लिए आपने वक्त निकाला। आपकी इस नई किताब ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात होगी आज, और कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो अब तक इंटरव्यूज जो इस बुक से रिलेटेड हुए हैं उनमें नहीं पूछे गए, और मेरे ख्याल से शायद आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके वालिद बुजुर्गवार भी एमएओ कॉलेज गए और वहां से लॉ किया, रामपुर में जज भी रहे जिस वक्त देश का विभाजन हुआ, कंट्रोलर थे इंश्योरेंस के, और खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया, मियाँ वाली जेल में गए। तो जाहिर है कि पैट्रियोटिज्म तो आपके डीएनए में है। लेकिन जो आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खिलाफत मूवमेंट के बारे में ये मानती थी कि इसका रियल एम वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो इसको एक रिलीजियस कलर दिया जाता है और आज भी अक्सर इसका क्रिटिसिज्म होता है, आपको लगता है कि अगर इसका एम डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया था तो ये तो पूरी तरह एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था? बिल्कुल था, और आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। गांधी जी के उस वक्त के जो बयानात हैं और जो उनकी राइटिंग्स हैं उनको देख लीजिए। जी 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 जी। देखिए, ये दरारें जो हैं ये बाद में पैदा हुई हैं, उस वक्त सब साथ थे। जी जी। आप उस जमाने के हकीम अजमल खान साहब मरूम ने हिंदू महासभा के एक सेशन पे प्रिसाइड किया। जी जी। जो डॉक्टर लाजपत राय जी का वो जो उस जमाने के जो बयानात हैं जी जी। वो दूसरे हैं। मैंने उस किताब में एक अपील का जिक्र किया है। जी, मैं उस पे अपील आता फॉर हूं। अच्छा, चलिए चलिए, मैं उस पे आ रहा हूं। तो सर, ये फरमाइए कि जिन्ना ने खुद लेटर लिखा वालिद साहब को और रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान आ जाएं, जो आपका ओहदा हिंदुस्तान में है वही आपको मिलेगा, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे, तो आपको बाद में क्या बताते थे? उनकी क्या नफ्सियाती मामलात थे जिस वक्त ये फैसला उन्होंने बिना एक किसी डाउट में नहीं थे कि हमें हिंदुस्तान में रहना है? उन्होंने कभी तफसील से नहीं बताया, मगर बहरहाल वो एक ऐसी पोजीशन पे थे। वो खत जिसका जिक्र मैंने किया है वो तमाम सीनियर सिविल सर्वेंट्स को गया था जो मुसलमान थे, और उसका लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया। कुछ ने एजाज कबूल किया, कुछ ने मुहज्जब अंदाज में जवाब दे दिया। जी जी। अब आइए सर उस अपील की तरफ जिसका आपने जिक्र किया, और उसमें 100 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए। मौलाना आजाद ने, सीआर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने और मदन मोहन मालवीय ने। और उसमें जिस तरीके की अपील की गई, और उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब ने जो कांग्रेस का सेशन मद्रास का 1927 में प्रिजाइड किया, और आपने उनके एक मजमून का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कम्युनलिज्म इज टू हार्मफुल टू बी लेफ्ट टू इटसेल्फ इन द होप दैट इट विल डाई अ नेचुरल डेथ। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये 70 साल में हम क्यों नहीं कम्युनलिज्म के वायरस को कंटेन कर पाए? कोविड को तो हमने बहुत अच्छा कंटेन कर लिया, लेकिन ये कम्युनलिज्म को क्यों नहीं हम कंटेन कर पाए? मैंने एक तकरीर में बहुत चंद हफ्ते हुए इसका जिक्र किया था कि कोविड बतौर बीमारी के बहुत संजीदा चीज है, मगर मुल्क में दो और बीमारियां हैं। एक एक्सट्रीम
रिलीजियोसिटी और दूसरी स्ट्राइडेंट नेशनलिज्म। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था पैंडेमिक्स का। बहरहाल सुनने वालों ने या कुछ सुनने वालों ने पैंडेमिक का एक ही मतलब निकाला, समझे, और उसके ऊपर मैंने सुना है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, कि एक 5,000 ट्वीट्स हुई मेरे खिलाफ। तो ठीक है, कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। जी जी, पर ये आपने अच्छा सर जुमला कहा कि रिलीजियोसिटी में तो मुल्क में बहुत इजाफा होता जा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इस नहीं है। तो ये कैसी रिलीजियोसिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है? ये बहुत ऐसा भटकना अक्सर हुआ है और बहुत दफा हुआ है, बहुत मुल्कों में हुआ है, बहुत से समाजों में हुआ है। अपने मुल्क में क्यों, हम दूसरे मुल्कों में भी देखते हैं। तो मैंने कोई नई ऑस्ट्रेलिया में, चीज है? जी, कोई नई चीज नहीं है आपको लगता है? नहीं नहीं, हमारे मुल्क में नई चीज है। आप हमारे यहाँ जो माहौल तारीखी तौर पे रहा है और इन प्रैक्टिस रहा है, वो ये है कि एक दूसरे से भाईचारा रहता है। हर गांव में, हर मोहल्ले में भाईचारा रहता है। लोग साथ काम करते हैं, साथ खेलते हैं। मगर मैंने, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में राजदूत था, तो एक फुटबॉल मैच देखा था। ऑस्ट्रेलिया में लोग दुनिया का हर खेल को खेलते हैं, जिसमें लड़ाई के बाद हाथापाई हो गई। तो मैंने अपने एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? तो वो बहुत खफा हुए, कहेंगे आप हमारे ऊपर कैसे उंगली उठा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई फला मैच मैंने देखा था। तो उन्होंने तफ्तीश की और वापस आए और बोले कि इट इज दीज मैड यूगोस्लाव्स, ये जुमला उनका था। तो मैंने कहा क्या हुआ, यूगोस्लाव से इसे क्या मतलब? बोले कि हमारे यहाँ एक यूगोस्लाव इमिग्रेंट कम्युनिटी है काफी तादाद में, और वो आपस में झगड़ते हैं। अच्छा, ये सन 87 या 86 की बात होगी। उसके 6 साल बाद युगोस्लाविया में तो दुनिया ने देखा यूगोस्लाविया में क्या हुआ। क्या हुआ? तो इस रास्ते पे जाना बहुत खतरनाक है, और इसको फरोग देना जो है वो बहुत ही कार्यशर में उसका शुमार होगा। जी जी। अच्छा सर, ये भी आपने बहुत लास्की को बहुत जल्दी पढ़ लिया अपनी लाइफ में, तो क्या आज भी सर आप एग्री करते हैं लास्की के ओपिनियन से कि ये सॉवरेंटी ऑफ स्टेट्स जो है इट मींस एनार्की? भाई देखिए, लास्की, प्रोफेसर लास्की ने बहुत इस पे लिखा है, और बड़ी किताबें हैं उनके, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉवरेंटी वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी इज अ 15th-16th सेंचुरी कॉन्सेप्ट। करेक्ट। मगर उसको आप अगर लॉजिकल एक्सटेंट तक ले जाते हैं तो इसका मतलब ये कि स्टेट के आगे कुछ नहीं है। मगर दुनिया, हम जानते हैं कि स्टेट इज वन ऑफ द स्टेट्स इन अ कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल। एंड दे हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। जहां ये इसकी हद पे पहुंच जाते हैं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और यूरोप में सबसे अच्छी मिसालें हैं, मगर दूसरी जगहों पे भी है। इसीलिए जब यूएन का चैप्टर बना तो इस पर बहुत गौर किया गया और बहुत साफ अल्फाज में ये लिखा गया। इसकी प्रैक्टिस जो है वो कच्ची है, समझा। अक्सर लोग भटक जाते हैं, मगर लाजमी है। जी जी। सर ये फरमाइए कि आप 1961 में अलीगढ़ से आपने क्वालिफाई किया फॉरेन सर्विस में, तो अभी तो अलीगढ़ के बारे में मैं कुछ आपसे सवालात पूछूंगा, लेकिन आपने जिक्र किया एक बड़ा इंटरेस्टिंग के नजफ और करबला में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था अवध के नवाब ने, और उसका रीपेमेंट क्वार्टरली होता था। तो उसके बारे में कुछ तफसील बताएं सर, और क्या आज भी होता है ये? जहां तक मुझे मालूम है वो अपनी जगह पे है। ये चीज उस जमाने में हुई थी जब अंग्रेज अपने वो बढ़ा रहे थे हिंदुस्तान में। उन्होंने एक कर्ज लिया था अवध के बादशाह से, और सन 1857 के बाद वो लोन तो वापस नहीं हुआ। अवध
के बादशाह खत्म हो गए, मगर उन्होंने उस नई ब्रिटिश हुकूमत जो उस वक्त बनी थी, उसने ये फैसला किया कि उनके जानशीनों को उस 1 करोड़ रुपए के पर जो लोन इंटरेस्ट होता है वो दिया जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहुत से जानशीन चले गए हिजरत करके इराक और नजफ या करबला में रहते थे। तो जब सन 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो लॉ डिपार्टमेंट से एक फाइल चली कि ये जिम्मेदारी जो थी ये ब्रिटिश सरकार की थी, तो नई हिंदुस्तानी सरकार पे ये जिम्मेदारी नहीं आई। हमारी लायबिलिटी हो गई। जी, वो फाइल पहुंची एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, और उन्होंने उस पे लिखा लीगल नो, मॉरल यस। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हर क्वार्टरली एम्बेसी जो इराक में है उसके जरिए से दिया जाता है, और उस सिलसिले में एम्बेसी के अकाउंटेंट और अफसर जाते हैं नजफ, और वहाँ पे जो सबसे बड़े वजीफा खार हैं उनको वो उनके घर पे क़याम करते हैं, नाश्ता करते हैं, अच्छा नाश्ता मिलता है, और उसके बाद वो बांटते हैं। जी। अच्छा सर, आपने ये भी जिक्र किया किताब में कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो ईरानियन लीडरशिप जाहिर है कि बहुत उस पर नाराज थी, और फिर आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से ये हुक्म हुआ कि आप ये बता दें उनको कि मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी, जो आपने फेथफुली बता दिया। तो सर क्यों 1992 के बाद, जाहिर है कि तो टीवी पे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने वादा किया था कि कभी किसी की ये हिम्मत भी नहीं हुई कि मस्जिद के रिकंस्ट्रक्शन की बात किसी भी तरीके से की जाती पब्लिक डोमेन में? जवाब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अच्छा सर, ये आइए, आपकी आइडियोलॉजी को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी होती रही है। तो जिस वक्त आपसे सीताराम येचुरी ने कंसेंट ली वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो स्वपन दास गुप्ता जो अब आजकल बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने पायनियर में आर्टिकल लिखा, अंसारीज इज लेफ्ट बट स्टिल राइट, और फिर विकीलीक्स में भी कुछ इस तरीके से आपको डिस्क्राइब किया गया, एन इंटेलेक्चुअल विद लेफ्ट ऑफ द सेंटर लीनिंग्स। तो क्या ये डिस्क्रिप्शन आपका सही है? आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मेरा रुझान हमेशा वही रहा है जो हर लिबरल का होता है। देखिए, मेरे उस्ताद कौन थे अलीगढ़ में? प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। जी जी। हिस्टोरियन भी थे, सूफिज्म के स्टूडेंट भी थे, सब कुछ थे। तो उसका कुछ असर तो पड़ा है। मैंने भी जिंदगी भर हेरोल्ड लास्की पे काम किया, और अगर इस रास्ते पे ना आता तो मेरा पीएचडी थीसिस भी हेरोल्ड लास्की पे होता। जी 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 जी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि 17 कंट्रीज आपने विजिट किए 10 सालों में, तो 1961 में जब आपने ज्वाइन की सर्विस, हमारा मुल्क जो था वो एक थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्री था। तो अब जब आप जाते हैं तो जाहिर है कि इंडिया की इमेज चेंज हो चुकी है, एक पावरफुल ग्लोबल पावर है। तो आपको पर्सनली कैसा लगता है? नहीं, बड़ी इज्जत है हिंदुस्तान की, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है यूरोप के मुल्कों में भी, मगर उससे ज्यादा अफ्रीका के मुल्कों में, साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में, जहां जहां मैं गया बड़ी इज्जत है हिंदुस्तान की। जी जी। तो बहुत इज्जत की नजर से हिंदुस्तान को देखा जाता है। जी जी। तो ये पर्सनली भी बहुत सेटिस्फाइंग होता होगा आपके लिए? हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, सेटिस्फाइंग है। जी। अच्छा सर, जिस वक्त आप गेट नंबर 9 से पार्लियामेंट के निकल रहे थे अपना टेन्योर पूरा करके, तो आपने लिखा है कि यू वंडर्ड इफ दिस टेम्पल ऑफ नॉइस एंड रिकंसिलिएशन वुड रिमेन सो amidst suggestions of fiscal and spiritual renovation। तो क्या सर आप प्रिफर कर रहे थे ये फिजिकल रिनोवेशन जो अभी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है,
और ये स्पिरिचुअल रिनोवेशन जो एक है कि लोग ओथ लेने के बाद जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे पार्लियामेंट में लगा रहे हैं, या कुछ और आपके जहन में था? नहीं, रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कोई इल्म नहीं था, इसलिए कि किसी ने उसका कभी जिक्र ही नहीं किया था, किसी का कोई इस पे कोई कागज नहीं था, कुछ नहीं था। मगर एक रुझान मैंने नोटिस किया था जिसमें के इंटॉलरेंस को फरोग दिया जा रहा था। तो वो एक ख्याल था मेरे जहन में, क्यों था मैं नहीं जानता। जी जी नहीं, जय श्री राम के नारे से कोई वैसे एतराज नहीं है, लेकिन ये कि ट्रिपल डिवोर्स बिल पास हो रहा है, उस वक्त नारे लग रहे हैं, तो पार्लियामेंट एक सेकुलर कंट्री की जो है उसमें रिलीजियस नारों से तो बचना बेहतर होता है। देखिए, पार्लियामेंट के अपने आदाब हैं। जब कोई ओथ लेता है तो उसमें कम और बेश अल्फाज की गुंजाइश नहीं होती है। वो सीधे आप आइए, जो आपके हाथ में एक कागज होता है जो कि सेक्रेटेरिएट दे देता है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो या तमिल में हो, किसी और जबान में हो, डिमांड के मुताबिक। और आपका फर्ज जो है वो सिर्फ ये है कि आप उसको पढ़ दीजिए। तो उसमें अल्फाज को जोड़ना बचपन है, और मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। जी जी। और ये भी सर एक ओथ में हम लोग नोटिस करते हैं कि सभी लोग गॉड के नाम में ओथ लेते हैं, तो आई सोलोमनली अफर्म बहुत कम लोग ले रहे हैं ओथ। दोनों बराबर हैं कानून की नजर में। जी जी जी, लॉ मेकर अगर वो जो एक रिलीजियोसिटी की बात हम कर रहे थे कि बड़े रिलीजियस हैं, इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस पीपल। देखिए, बीइंग रिलीजियस एंड रिलीजियोसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। जी 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 जी। अच्छा सर, एवरीबडी जी इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीजियस और बी इररिलीजियस। मगर मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था, सन 61 के सेंसस का ऑपरेशन शुरू हो चुका था, 1959 की बात है। तो एक दिन एन्यूमरेटर्स का एक ग्रुप आया, हम लोग कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने वही सवाल जो उनके उसमें होते हैं पूछने शुरू कर दिए सबसे। तो एक साहब थे हमारे साथ, जब वो उन्होंने पूछा धर्म, तो उन्होंने कहा नास्तिक। और वो जो बेचारा एन्यूमरेटर था उसने अपनी लिस्ट पे नजरसानी की, कहने लगा साहब ऐसा कोई धर्म नहीं। तो उनका आप लिखिए कि मेरा धर्म, मैं नास्तिक हूँ। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं नहीं लिख सकता हूँ, आप इनमें से बताइए ये जो 6-8 धर्म लिखे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे समाज में आप कुछ भी हो सकते हैं, और हुए हैं लोग ऐसे। लोग कहते हैं कि साहब एंशिएंट हिंदुस्तान में बहुत रिलीजियोसिटी थी, मगर लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री, कि वहां पे एथिज्म का बहुत बड़ा रोल था इंडियन फिलॉसफी में। जी जी। और सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन आल्सो। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन एंड फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, इस पे बहुत बहस हुई थी। जी जी जी, जो सब कमिटी थी उसमें। जी जी जी, एंड इफ आई एम नॉट wrong, I think the Christian members जी जी had said that preaching of religion is part of our faith. जी जी जी। It was तो considered. कन्वर्जन चाहते थे कि वर्ड कन्वर्जन आ जाए, लेकिन उनको पैसिफाई करने के लिए प्रोपगेशन आ गया। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। जी जी। अच्छा सर, क्योंकि अब आपने अलीगढ़ के हॉस्टल का जिक्र किया, और यही चीज हम दोनों में कॉमन है कि हम लोग एक ही हॉस्टल में रहे हैं, आफ्ताब हॉस्टल में। और जाहिर है कि मुझको पढ़ाया हबीब साहब के बहुत ही डिस्टिंग्विश बेटे हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब ने। तो सर ये फरमाएं कि जब आप तकरीबन 40 साल बाद अलीगढ़ गए और आपने बहुत मेजर डिफरेंस देखा, अपनी किताब में भी लिख दिया कि इट वाज मोर देन फिजिकल, और आपको लगा कि इंटेलेक्चुअली अकोमोडेटिंग एम्बियंस जो है वो कुछ कम हो गई है, तो सर जो अलीगढ़ आपका 61 का था और जो 2000 में आपने देखा, उसमें क्या फर्क था? पोस्ट पार्टीशन में अलीगढ़ में क्या माहौल था? गो कि आपने जिक्र किया है कि आपने इस चेंज के बारे में किसी रिटायर्ड प्रोफेसर से पूछा,
और अगले दिन उन्होंने ये शेर लिख के भेज दिया, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। उसको जरा फरमाइए कि क्या डिफरेंस था आपकी स्टूडेंट लाइफ के अलीगढ़ में और जब आप एज शेखुल जामिया अलीगढ़ पहुंचे। ओपननेस कम हो गई थी, ओपननेस ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, मगर हमारे जमाने में हर तरह के लोग होते थे, उसमें कट्टर कम्युनिस्ट भी होते थे, समझे साहब, जमात इस्लामी के मेंबर भी होते थे। तो मेरे हॉस्टल में 2 कमरा छोड़ के एक हजरत रहते थे, बहुत मारूफ इकोनॉमिस्ट बने, मगर वो जमात इस्लामी के मेंबर थे। और दूसरी तरफ 2 कमरा छोड़ के एक और साहब थे जो कि आईएएस के बहुत बड़े अफसर हो गए। तो वो उनको छेड़ने के लिए रात को उनकी मच्छरदानी पे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते थे जिससे कि मौलाना बहुत खफा होते थे, मगर ये सब खेल था और उसको लोग बर्दाश्त करते थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये कुछ सर आपने नमकदान ट्रेडिशन का जिक्र किया न्यू ईयर पे, तो जब हम अलीगढ़ पहुंचे तब तो ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं थी, ये क्या ट्रेडिशन खत्म हो गया था? जी जी अरे जी बड़े अफसोस की बात, ये जी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस वक्त ये होता था कि जो सबसे ज्यादा शरारती लड़के या लड़कियां होते थे, उन एक कमेटी बैठती थी जिसका इल्म शायद प्रॉक्टर को होता हो मगर किसी और को नहीं होता था, जो कि 31 दिसंबर की रात को ये फैसला करते थे कि ये एजाज किसको बख्शा जाएगा, और फिर रातों रात हॉस्टलों के बाहर वो लिस्ट चिपका दी जाती थी। माने नोटराइटी की बात थी, एजाज रिवर्स में था। अच्छा सर, ये फरमाइए कि अलीगढ़ में आपने लिखा कि साहब उनकी ट्रेडिशंस जो उन्होंने इनहेरिट की उसमें कुछ लाउडेबल हैं, कुछ लेस लाउडेबल हैं, तो थोड़ा सा इस पे जरा और इलाबोरेट करके अगर बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये चीजें आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, अब उसको इलाबोरेट करना बड़ा मुश्किल है। जिसने अलीगढ़ का माहौल देखा है या जिसने उस पर लिखा है, समझे ना, वो जानता है। जी ये फरमाइए सर कि वो जो एक नज्म का जिक्र मैंने किया है कि इधर दावा करना उधर कर दिखाना, जज्बा वही था। जी जी। तो सर ये फरमाइए कि ये जो पार्टीशन के बाद नेहरू, आजाद और आपने भी लिखा सरोजनी नायडू ने मिलकर अलीगढ़ को रेस्क्यू करने के लिए जाकिर हुसैन साहब को भेजा, और फिर वो नेहरू के फेमस कन्वोकेशन का जिक्र किया आपने जिसमें उन्होंने अलीगढ़ के ग्रेजुएट से कहा, द प्रेजेंट फॉर ऑल इट्स अनहैप्पीनेस एंड मिजरी विल पास। तो ये पास हुआ सर या नहीं हुआ? हो गया। देखिए, पार्टीशन के फौरन बाद अलीगढ़ की आबादी में बहुत कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से टीचर्स उन जगहों से थे जो दूसरे मुल्क का हिस्सा बन गए थे और वो फॉरेन चले गए। तो स्टूडेंट बॉडी बहुत कम हो गई थी और एक खदशा था कि शायद यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। कुछ रुझान भी था बाहर के दुनिया में, और उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी जिसने संभाली वो पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और उस वक्त की जो गवर्नर थी सरोजनी नायडू, उन्होंने इसको बहुत उसके साथ संभाला। पंडित जी और मौलाना आजाद ने जाकिर हुसैन साहब को राजी किया कि वो जामिया छोड़ के अलीगढ़ जाए। वो फैसला मुश्किल था जाकिर साहब के लिए, इसलिए कि जाकिर साहब की पूरी जिंदगी जामिया की खिदमत में गुजरी थी, मगर वो गए आखिर में, और धीरे धीरे वो माहौल बदल गया। मौलाना आजाद आए, पंडित नेहरू आए, सब आए और अलीगढ़ ठीक हो गया। जी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि बुक में आपने आर्टिकल 2930 का जिक्र किया। जाहिर है कि आप एएमयू के वाइस चांसलर रहे, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के सदर रहे, लेकिन कहीं पूरी किताब में
एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का जिक्र नहीं है। एएमयू के कन्वोकेशन में आपने बड़ी बसीरत अफरोज तकरीर फरमाई, लेकिन उसमें भी माइनॉरिटी कैरेक्टर का जिक्र नहीं है। तो इसकी कुछ खास वजह है? जरूर जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं आया आपकी उसमें। इसलिए कि इस पे बहुत डिबेट पार्लियामेंट में हो चुका था 1980-81 में। मतलब ये कि वो बीच का जो दौर था, जो कांग्रेस के और मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ जो वोटिंग हुई कुछ हलकों में, उस पे इसका बहुत असर था। चुनांचे जब वो वापस आई सरकार में तो उन्होंने इस पे तवज्जो दी और उस वक्त कुछ तरमीमें हुई जो आप उससे बखूबी वाकिफ हैं कि वहाँ क्या अमेंडमेंट आए एक्ट में। अब बाद में लोगों ने कहा कि ये काफ़ी नहीं था, किसी जज साहब ने उस पर तबसरा कर दिया। तो अब ये चीज़ें अब तक चल रही हैं। जस्टिस अहमदी साहब हयात हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, पूरी तफसील आपको बता देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छी ये किताब लिखी है, बहुत चीजें पता चली इस किताब में आपके कैरियर के बारे में, और जिस तरीके के आर्टिकल्स लिखे हैं आपने, मैं समझता हूं कि वो डिस्क्रिप्शन के एक इंटेलेक्चुअल वाइस प्रेसिडेंट आप देश के रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया फैजान मुस्तफा साहब। ये मैं कह दूं आखिर में कि आपको मैं अक्सर सुनता हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू।